नमस्कार। तो काफ़ी टाइम से आपके कमेंट्स आ रहे थे कि एक मैराथन क्लास जो है वो डिस्कस की जाए, जिसमें 100 से अधिक क्वेश्चन जो है हम डिस्कस करें। तो 100 से अधिक यानी कि 100 से अधिक क्वेश्चन जो है इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो हैं वो सारे के सारे होंगे ताकि आपको एग्जाम में हेल्प मिल सके। तो क्वेश्चन नंबर 158 से जो है अभी हम शुरू करेंगे। क्वेश्चन नंबर 158 देखिए, बोलते हैं हु वॉज द रूलर ऑफ कांगड़ा व्हेन महमूद गजनवी अटैक्ड नगरकोट इन 1009। पहला क्वेश्चन कि महमूद गजनवी ने नगरकोट पर कब आक्रमण किया? 1009 ईस्वी में किया। दूसरा क्वेश्चन कि उस टाइम कांगड़ा के शासक कौन थे? तो उस टाइम जो कांगड़ा के शासक हुआ करते थे वो थे जगदीश चंद। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। जगदीश चंद जो था वो कांगड़ा के शासक थे। अगर हम अटैक के बारे में बात करते हैं ना, तो इसका अटैक इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा जो था वो फिरोज शाह तुगलक ने भी अटैक किया था। कब किया था वो आपने कमेंट करके बताना है, परंतु उस टाइम कांगड़ा के राजा कौन थे ये मैं बताऊंगा। उस टाइम कांगड़ा के राजा रूपचंद थे, ये आप ध्यान रखिए। और इसके अलावा कांगड़ा के किले पर जो था मोहम्मद बिन तुगलक था, उसने भी अटैक किया था। तो मोहम्मद बिन तुगलक ने 1337 में अटैक किया था। 159 क्वेश्चन बोलते हैं रेणुका लेक इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो रेणुका झील आपको पता है सिरमौर जिले में जो है वो स्थित है। ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। सिरमौर जिले का एक ऐसा ही क्वेश्चन हमने पढ़ा था कि रेणुका मेला जो है वो कहाँ पर लगता है? ये सिरमौर डिस्ट्रिक्ट में ही जो है वो लगता है और ये इंटरनेशनल लेवल का फेयर है, ये ध्यान रखना। 160 में बोलते हैं लाहौल ट्राइब फाउंड इन लाहौल एरिया आर। तो लाहौल क्षेत्र में जो लोहला जनजाति पाई जाती है वो किस तरह की जनजाति है? तो लोहला जनजाति जो है ये एंडोगैमस है, यानी कि अंतर्विवाही जो है ये जनजाति है। ऑप्शन सी जो है वो ध्यान रखना। लाहौल स्पीति आपको पता है इन टर्म ऑफ एरिया सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट है हिमाचल प्रदेश का। और लाहौल स्पीति की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पर जो मैरिज के कस्टम्स फॉलो किए जाते हैं, मैरिज के रिचुअल्स आप कह लीजिए, कस्टम्स आप कह लीजिए, उनके किस किस तरह से मेंशंस हैं। तो इसमें एक थेफ्ट मैरिज होती है जिसको तेभांगस्टन जो है वो कहा जाता है। तेभांगस्टन थेफ्ट मैरिज है, वो इंपॉर्टेंट पूछी जाती है एग्जाम में। अगला क्वेश्चन देखिए 160 के बाद 161। तो बोलते हैं द लार्जेस्ट फिश ब्रीडिंग फार्म ऑफ एशिया हैज़ बीन सेटअप इन डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर एट प्लेस कॉल्ड। तो बोलते हैं हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा जो मत्स्य प्रजनन फार्म बनाया गया है वो कहाँ पर बनाया गया है? तो वो बनाया गया है दियोली में। 161 का ऑप्शन सी दियोली जो है वो सही आंसर है। क्वेश्चन ये पूछ लेंगे कि कौन सी खड्ड के किनारे स्थित है? अली खड्ड के किनारे जो है वो स्थित है। अली खड्ड जो है वो सतलुज की सहायक नदी है। ऑप्शन ये सारे ध्यान रखना आप। 162 देखिए, बोलते हैं हु वॉज द फर्स्ट टू रिसीव परशुराम अवार्ड इन 1987। पहला क्वेश्चन बना कि सबसे पहली बार परशुराम अवार्ड कब दिया गया? 1987 में जो था वो दिया गया। किसको दिया गया? ये दिया गया श्रीमती सुमन रावत को। ऑप्शन डी एथलेटिक्स से जो था वो संबंध रखती थी सुमन रावत, और इनको जो था वो 1987 में ये दिया गया था। उसके बाद 163 देखिए, बोलते हैं विलेज मल्लाना ऑफ कुल्लू डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश इज फेमस फॉर। तो मल्लाना ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी के लिए जो है वो जाना जाता है। विश्व का सबसे पुराना लोकतंत्र है यहाँ पर, इसके लिए ये जाना जाता है। ऑप्शन डी सही आंसर हो गया। ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी के लिए तो ये जाना ही जाता है। आपने ये भी ध्यान रखना है कि मल्लाना जो है एक खड्ड के रूप में भी है, या नदी आप कह लीजिए, जो ब्यास में जाकर आगे मिलती है। क्वेश्चन नंबर 164 देखिए, बोलते हैं इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश इज द ईस्ट वाइल स्टेट ऑफ कुनिहार टुडे। तो बोलते हैं कुनिहार का पूर्ववर्ती राज्य वर्तमान में हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो कुनिहार आपको पता है रियासत हुआ करती थी एक। कुनिहार अब सोलन में जो है वो स्थित है। ऑप्शन डी सही आंसर है, सोलन में स्थित है, ये आप ध्यान रखना। कुनिहार प्रजामंडल आप पढ़ते हैं, कुनिहार प्रजामंडल की स्थापना कब की गई थी? तो ये जो कुनिहार प्रजामंडल था 1939 में ऑर्गेनाइज किया गया, ये ध्यान रखें। आगे क्वेश्चन में बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंडस्ट्रियल सेंटर इन सोलन डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो बोलते हैं निम्नलिखित में से कौन सा सोलन जिले में औद्योगिक केंद्र नहीं था? सोलन जिले में जो औद्योगिक केंद्र है अगर नहीं आपसे पूछा गया है तो 154 का ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर हो जाएगा। अर्की इट इज़ नॉट एन इंडस्ट्रियल एरिया। कई बार पूछ लिया जाता है कि सोलन में इंडस्ट्रियल एरिया कौन कौन से है। ब्रोटी वाला सबसे इंपॉर्टेंट है, परमाणु इंपॉर्टेंट है, सोलन खुद डिस्ट्रिक्ट है, सोलन खुद शहर जो है ये भी इंडस्ट्रियल एरिया है। 155 देखिए, बोलते हैं द सेकेंड रेस टू एंटर द वेस्टर्न हिल्स ऑफ हिमाचल प्रदेश वॉज। तो बोलते हैं हिमाचल प्रदेश में पश्चिमी पहाड़ियों में प्रवेश करने वाली दूसरी जाति कौन थी? तो पश्चिमी पहाड़ियों में जो दूसरी जाति ने प्रवेश किया था वो कौन सी थी? वो थी किरात। किरात जो था ये दूसरे थे जिन्होंने प्रवेश किया था। ऑप्शन डी सही आंसर है। किरात राजा के बीच में युद्ध भी हुआ था एक, वो कौन सा युद्ध था, किसके बीच में हुआ था वो पता होना चाहिए। तो किरातों और आर्यन
इनके बीच में जो था वो युद्ध हुआ था, ये आपने ध्यान रखना है। ये जो किरातों और आर्यन के बीच में युद्ध हुआ था, ये युद्ध जो था ऋग्वेद में भी मेंशन है। आर्यों को जो लीड कर रहे थे वो देवदास थे और जो किरातों को लीड कर रहे थे वो सांभर थे। और इस युद्ध में जो था वो कितने सालों तक ये चला और हार किसकी हुई? 40 वर्षों तक ये युद्ध जो था वो चला था। और इसमें जो था वो हार किसकी हुई थी? किरातों के राजा सांभर की इसमें हार हुई थी, ये आप ध्यान रखिए। अगला क्वेश्चन देखिए, हु वॉज द फर्स्ट गवर्नर ऑफ हिमाचल प्रदेश? पहले गवर्नर कौन थे हिमाचल प्रदेश के? अगर पहले गवर्नर आपसे पूछे गए हैं तो वो थे श्री एस चक्रवर्ती। एस चक्रवर्ती ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है, इनका नाम ध्यान रखें। अगला क्वेश्चन है 157, बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग टाइटल वॉज नॉट कन्फर्ड ऑन राजा अमर प्रकाश ऑफ सिरमौर बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट? तो बोलते हैं ब्रिटिश सरकार ने सिरमौर के राजा अमर प्रकाश को कौन सी उपाधि नहीं दी थी? तो ये क्वेश्चन हमने गिरिराज पत्रिका में बड़े डिटेल से पढ़ा है। तो उपाधि नहीं दी गई थी एम्बेसडर ऑफ हर हाईनेस, ये उपाधि नहीं दी गई थी। और 157 का ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है। बाकी महाराजा, लेफ्टिनेंट गवर्नर हो गया, KCIF हो गया, ये उपाधियां दी गई थी। आगे 158 में बोलते हैं द फेमस लुहणु ग्राउंड इन हिमाचल प्रदेश लोकेटेड एट। तो लुहणु ग्राउंड जो फेमस है वो कहाँ पर स्थित है? देखो लुहणु ग्राउंड बिलासपुर में स्थित है, तो 158 का ऑप्शन ए सही आंसर हो गया। बिलासपुर में तो ये स्थित है। यहाँ पर एक मेला लगता है जिसको नलवाड़ी मेला कहते हैं, ये मेला सतलुज नदी के किनारे लगता है, तो ऑब्वियसली लुहणु ग्राउंड भी सतलुज नदी के किनारे स्थित हुआ। और यहाँ पर आपने ध्यान रखना है कि नलवाड़ी मेला W गोल्डस्टीन के द्वारा जो था वो स्टार्ट करवाया गया था। 159 क्वेश्चन देखिए, 159 में बोलते हैं सिंगुला पास इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश? तो सिंगुला दर्रा बोलते हैं हिमाचल प्रदेश के किस जिले में जो है वो स्थित है? अगर हम सिंगुला दर्रे की बात करते हैं तो ये लाहौल स्पीति जिले में जो है वो आता है, ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर हो जाएगा। अगर हम इंपॉर्टेंट पासिस की बात कर लेते हैं, इंपॉर्टेंट दर्रों की बात कर लेते हैं जो हिमाचल प्रदेश में स्थित है, और इन्हीं दर्रों को जब हम लाहौल स्पीति के साथ जोड़ देते हैं तो और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये हो जाते हैं। तो इनके नाम किस तरह से आते हैं? तो कुछ ऐसे दर्रे पहले आपने ध्यान रखना है जो लाहौल स्पीति में स्थित है, जैसे कि कुंजुम दर्रा हो गया, ये लाहौल को स्पीति से जोड़ता है। तेम्पुला हो गया, ये भी लाहौल को स्पीति से जोड़ता है। लालूनी दर्रा हो गया, ये भी लाहौल को स्पीति से जोड़ता है। इतने ध्यान रखिए, काफ़ी है। यहाँ पर बोलते हैं विच इज़ द बिगेस्ट एयरपोर्ट इन हिमाचल प्रदेश? तो हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा एयरपोर्ट जब आपसे पूछा गया है तो वो गग्गल एयरपोर्ट है जो कि डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में पड़ता है। टेलीग्राम पर अगर आपको ध्यान हो तो मैंने एक क्वेश्चन डाला था, या फिर न्यूज़पेपर की कटिंग आप कह लीजिए, कि गग्गल एयरपोर्ट का एक्सटेंशन जो है इसको कि एक्सटेंड थोड़ा सा किया जाएगा। क्वेश्चन ये नहीं है कि एक्सटेंड किया जाएगा, क्वेश्चन ये था वहाँ पर कि ये कौन सी खड्ड के किनारे जो है वो स्थित है। खड्ड वहाँ पर दी गई थी, मांझी खड्ड जो है वो इसके साथ ही स्थित है, और इसके ऊपर पुल बनाने की बात जो था वो कही गई थी मांझी खड्ड के ऊपर। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में बोलते हैं, क्वेश्चन में पूछते हैं द फर्स्ट सिस्टमैटिक एंड फिलोसफिकल ट्रीटाइज ऑन बुद्धिस्ट डॉक्ट्रिन विशुद्धगम वॉज रिटन बाय? तो बोलते हैं बौद्ध शिक्षा पर प्रथम व्यवस्थित और दर्श शास्त्रीय शोध प्रबंध वसुद्धगम्भ किसके द्वारा लिखा गया था? तो ये वसुद्धगम्भ किसके द्वारा लिखा गया था? ये बुद्ध घोष के द्वारा लिखा गया था, ऑप्शन डी सही आंसर है। कुछ इंपॉर्टेंट ग्रंथ आपको जो है वो रिवाइज करवा देता हूँ। इंपॉर्टेंट ग्रंथों में आपने ध्यान रखना है, अष्टाध्यायी पाणिनि के द्वारा लिखा गया, रामायण वाल्मीकि ने, महाभारत वेद व्यास ने, इंडिका मैक्सथनीज ने, और पंचतंत्र विष्णु शर्मा ने। इसके अलावा हर्षवर्धन ने प्रियदर्शिका लिखी, हर्षवर्धन के द्वारा ही रत्नावली लिखी गई, और भारवी के द्वारा जो था, भारवी भी एक रचनाकार थे, एक राइटर थे, इनके द्वारा जो था वो लिखी गई थी किराता जुर्नियम जो है वो आपने ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है 123, बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग वेदास डेल्ट विद रिचुअल्स? तो बोलते हैं कौन सा वेद ऐसा है जो कर्मकांड के साथ जो है वो डील करता है? कई बार क्यूज भी हमने डाला है टेलीग्राम पर, तो 123 का ऑप्शन सी यजुर्वेद जो है वो सही आंसर हो जाएगा। ये वेद जो है वो कर्मकांडों से संबंधित है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, परंतु याद नहीं रहता तो एग्जाम में कन्फ्यूजन हो जाता है। वेदों की बात करें तो ऋग्वेद जो है वो सबसे प्रोमिनेंट है, सबसे पहले आता है। ऋग्वेद बारे में तो क्वेश्चन पूछते रहते हैं, ऋग्वेद के बारे में क्या पूछते हैं? ऋग्वेद में कितने सूक्त हैं? 1028 सूक्त जो है वो ऋग्वेद में आते हैं। यजुर्वेद की बात करें तो ये कर्मकांडों से जो है वो डील करता है। इसके अलावा अगला क्वेश्चन देखते हैं, बोलते हैं 124 में हुमायूं लॉस्ट द मुगल एम्पायर टू शेर शाह सूरी फाइनली इन बैटल ऑफ? तो हुमायूं ने जो था वो शेर शाह सूरी के हाथों में जो था अपना साम्राज्य दे दिया था, या फिर गंवा दिया था, ये आप कहिए। तो ऑप्शन डी बैटल ऑफ कन्नौज में जो था ये गवाया गया था, ऑप्शन डी बैटल ऑफ कन्नौज सही आंसर हो जाएगा।
अब इससे पहले हुमायूं से पहले बाबर होता था। बाबर ने क्या किया, लोधी वंश को हराया, लोधी वंश के शासक इब्राहिम लोधी को हराया और प्राप्त कर लिया था, मुगल साम्राज्य की स्थापना की थी। परंतु शेर शाह सूरी ने बैटल ऑफ कन्नौज जो कि 1540 में हुई, उसमें जो था वो ये हार गया और शेर शाह सूरी के पास चला गया। फिर बाद में फिर से इसके पास आया और कुछ टाइम तक रहा, इसकी मृत्यु हो गई, फिर अकबर शासक बना था। 123 देखिए, बोलते हैं हु वॉज द फॉरेन ट्रेवलर हु कम टू दी कोर्ट ऑफ जहांगीर। तो जहांगीर के शासनकाल में एक फॉरेन ट्रेवलर आया था जो इंपॉर्टेंट है, जिसका नाम इंपॉर्टेंट है। वो कौन था विदेशी यात्री? देखो, जहांगीर के कार्यकाल के दौरान जो कार्यकाल या फिर कोर्ट में जो आया था वो कौन था? 125 का ऑप्शन है थॉमस रो जो है वो सही आंसर हो जाएगा। थॉमस रो जो था वो आया था, कैप्टन हॉकिंस भी जो था वो आए थे, ये भी आपने ध्यान रखना है। जहांगीर ने हॉकिंस को जो था वो 400 मनसब भी जो था वो प्रदान किए थे, ये आप ध्यान रखिए। 126 क्वेश्चन जो है स्क्रैप कर दिया गया है। 127 क्वेश्चन देखते हैं। आंसर मैं फाइनल आंसर की के अकॉर्डिंग ही आपको बता रहा हूँ, फिर भी कोई डाउट हो तो ज़रूर कमेंट करके बताना है, डाउट मन में नहीं रखना है, परंतु डाउट को पहले क्लैरिफाई कर लेना है। 127 में बोलते हैं हु वॉज द फर्स्ट डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। पहले बोलते हैं भारत के उप प्रधानमंत्री कौन थे? उप प्रधानमंत्री आपको पता है वल्लभ भाई पटेल हुआ करते थे, और प्रधानमंत्री तो आपको पता ही है। अगला क्वेश्चन देखिए 128 क्वेश्चन, बोलते हैं फर्स्ट मॉडर्न इंडस्ट्री टू डेवलप इन इंडिया वॉज। तो बोलते हैं भारत में विकसित होने वाला प्रथम आधुनिक उद्योग जो था वो कौन था? देखो, पहला आधुनिक उद्योग जो यहाँ पर विकसित हुआ वो था कॉटन और टेक्सटाइल का उद्योग। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर होगा। सूती वस्त्र का उद्योग था जो सबसे पहले यहाँ पर डेवलप हुआ, ये आप ध्यान रखिए। अगला क्वेश्चन देखिए 129 क्वेश्चन, बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग आर द मोस्ट डिस्ट्रक्टिव अर्थक्वेक वेव। तो बोलते हैं निम्नलिखित में से कौन सी सर्वाधिक विनाशकारी भूकंप की तरंगें होती हैं? भूकंप के झटके जो हैं अक्सर महसूस होते हैं, अभी भी जो था वो रिसेंटली महसूस किए गए नॉर्थ इंडिया के कुछ पार्ट्स में। तो 129 का ऑप्शन सी सरफेस वेव्स, ऑप्शन सी सही आंसर है। सरफेस वेव्स जो है वो सबसे विनाशकारी भूकंप की तरंगें जो है वो मानी जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में बोलते हैं द साउदर्न मोस्ट रॉक एडिक्ट ऑफ अशोका इज। तो बोलते हैं अशोक की जो दक्षिणतम शिलालेख थी वो कौन सी थी? देखो, अशोक के अगर हम दक्षिणतम शिलालेख की बात करते हैं तो वो कौन सा था? वो था येरागुड़ी का अभिलेख। ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर है। अशोक के बारे में सबसे पहले नाम सुनते ही आपके मन में जो क्वेश्चन आने चाहिए, बैटल ऑफ कलिंग आना चाहिए, 261 ईस्वी पूर्व हुआ था। अशोक के शिलालेख थे, पहला शिलालेख था वो पशुबलि की निंदा करता था। आपको पता है अशोक ने जो था वो बौद्ध धर्म को जो था वो अपना लिया था। और अशोक का ऐसा ही एक अभिलेख है जो कि जिसमें धम्म नीति अशोक जो थी उसकी व्याख्या की गई है, वो है अशोक का 12वां शिलालेख, उसके बारे में भी ध्यान रखिए। क्वेश्चन नंबर 122 है, बोलते हैं विच वॉज नॉट एन इम्पॉर्टेंट इंडस्ट्री इन प्री गुप्ता पीरियड। तो बोलते हैं प्री गुप्ता पीरियड में इनमें से कौन सी एक प्रसिद्ध इंडस्ट्री नहीं थी? तो उद्योग जो नहीं था यहाँ पर वो था ग्लास का। ऑप्शन ए सही आंसर है। देखो, ग्लास का उद्योग यहाँ पर प्रीडोमिनेंट नहीं था। इसके अलावा ये लेदर ट्रेड करते थे, ये हाथी के दांत जो था ये भी ट्रेड करते थे, धातु कला जो था ये भी इनकी फेमस थी। तो ये बाकी इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रियल पॉइंट इनके रहे जहाँ पर ये ट्रेड कर पाते थे। 123 देखिए, बोलते हैं व्हाट वाज द नेचर ऑफ द मोनार्की इन सल्तनत पीरियड। तो बोलते हैं सल्तनत काल में किस प्रकार का राजतंत्र जो था वो हुआ करता था। अगर हम सल्तनत पीरियड की बात करते हैं तो सल्तनत पीरियड में जो था वो जो मोनार्की जो हुआ करती थी वो सेंट्रलाइज्ड डेपोटिज्म हुआ करता था, केंद्रवर्ती तानाशाही हुआ करती थी। मतलब क्या हुआ केंद्रवर्ती तानाशाही का? कि सेंट्रलाइज है पावर, एक ही बंदे के पास पावर्स हैं, वो जो चाहे वो करेगा, जो चाहे उसने बोल दिया शाम तो शाम, उसने बोल दिया सुबह तो सुबह। इस तरह के जो है वो मतलब सेंट्रलाइज्ड थी, एक ही बंदे के पास सेंट्रलाइज थी, वो किसी और के पास नहीं थी। 124 देखिए, बोलते हैं सेंटर ऑफ भक्ति मूवमेंट इन महाराष्ट्र वॉज। तो महाराष्ट्र में भक्ति आंदोलन का जो केंद्र था वो कौन सा था? महाराष्ट्र में जो था वो पंढरपुर जो था वो एक इम्पॉर्टेंट केंद्र रहा। ऑप्शन सी सही आंसर है। देखो, महाराष्ट्र के बारे में हम अक्सर पढ़ते हैं, परंतु आपने ध्यान रखना है भक्ति मूवमेंट भी यहाँ का इंपॉर्टेंट है। भक्ति मूवमेंट की बात करते हैं तो इसको भी फर्दर डिवाइड कर दिया गया दो पद्धतियों में, एक निर्गुण भक्ति संत हुए, एक सगुण भक्ति संत हुए। बाद में चलकर ये जो था वो इनके अलग अलग फॉलोअर हुए जिन्होंने अलग अलग कार्य किए। 125 क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं द ग्रेटेस्ट रूलर ऑफ प्रतिहारा डायनेस्टी वॉज। तो बोलते हैं प्रतिहार वंश जो था वो इसके
महान शासक कौन थे? तो प्रतिहार वंश के महान शासक थे भोज। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है, भोज जिसके महान शासक हुए। 126 क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग एम्ड एट डिवाइडिंग हिंदू मुस्लिम्स। तो पिछले कल हमने मॉडर्न इंडिया पढ़े थे, मॉडर्न इंडिया के क्वेश्चंस डिटेल में डिस्कस किए थे। इनमें से बोलते हैं कौन सा ऐसा था जिसका उद्देश्य ये था कि हिंदू मुस्लिम्स के बीच में जो था वो विभाजन किया जाए। तो आपको पता है एक कॉम्युनल अवार्ड आया था, एक सांप्रदायिक पंचायत था। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है। इसका मुख्य उद्देश्य यही था कि हिंदू और मुस्लिम्स के बीच में जो है वो डिवाइड किया जाए, इनको बांट दिया जाए, ताकि लोग ब्रिटिशर्स के खिलाफ एक साथ इकट्ठे ना हो पाएँ, और ये हुआ भी कहीं ना कहीं पर। अगर हम कॉम्युनल अवार्ड की बात करते हैं तो 1932 का जो था ये अवार्ड था, और अंग्रेजों की फूट डालो और राज करो की नीति जो था ये एक यहाँ पर प्रदर्शित हुई कि फूट डाल रहे थे और राज कर रहे थे। 127 क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं विच सिख गुरु वॉज एग्जीक्यूटेड बाय औरंगजेब। तो कौन से सिख गुरु थे जो औरंगजेब के द्वारा एग्जीक्यूट किए गए, फांसी औरंगजेब के द्वारा दे दी गई? गुरु तेग बहादुर जी थे। ऑप्शन डी सही आंसर है, गुरु तेग बहादुर जी थे जिनको औरंगजेब के द्वारा जो था वो फांसी दे दी गई थी। इनके बीच विवाद हुआ थोड़ा सा, गुरु तेग बहादुर ने बात नहीं मानी और फांसी जो था वो दे दी गई। अगला क्वेश्चन है, बोलते हैं फर्स्ट मॉडर्न ट्रेड यूनियन इन इंडिया। तो बोलते हैं भारत में प्रथम आधुनिक श्रमिक संगठन कौन सा था? भारत में जो पहला आधुनिक श्रमिक संगठन हुआ वो था आपका मद्रास लेबर यूनियन। ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर है। ये भारत में पहला आधुनिक, आपने ध्यान रखना है, श्रमिक संगठन जो था वो हुआ। आगे बोलते हैं सैंडस्टोन इज मेटाफ्रोज्ड इनटू। तो बोलते हैं सैंडस्टोन जो होता है, बालू पत्थर जो होता है, वो रूपांतरित हो जाता है किस में? सैंडस्टोन की अगर हम बात करें कि ये किस में रूपांतरित होता है, तो ये रूपांतरित हो जाता है क्वार्ट्जाइट में। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है। क्वार्ट्जाइट मेटामॉर्फिक रॉक के टाइप में आ जाता है, सैंडस्टोन जो है वो सेडिमेंट्री रॉक के टाइप में जो है वो आ जाता है। 130 क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं इन टुंड्रा रीजन मोस्ट ऑफ द प्रेसिपिटेशन इज रिसीव्ड ड्यूरिंग। तो बोलते हैं जो टुंड्रा क्षेत्र होते हैं वहाँ पर अधिकांश जो वर्षण प्राप्त होता है वो कब जैसे होता है? तो ये होता है प्राप्त, ऑप्शन ए समर्स में। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। समर टाइम में जो है यहाँ पर अधिकांश प्रेसिपिटेशन जो है वो देखने को मिलती है। 130 क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं विच कॉन्टिनेंट हैज़ द हाईएस्ट डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन। कौन सा कॉन्टिनेंट ऐसा है, कौन सा महाद्वीप आप कह लीजिए ऐसा है जहाँ पर हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी है? तो पॉपुलेशन डेंसिटी हाईएस्ट कहाँ पर है? अपने एशिया में ही जो है वो हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी है, ये आप ध्यान रखिए। और इंडिया में जो पॉपुलेशन बढ़ रही है, और इंडिया पहले नंबर का ऐसा कंट्री बनने वाला है जिसकी पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा होगी, वो चिंतनीय विषय है। इंडिया के लिए चिंतनीय विषय क्यों है? क्योंकि हंगर जैसी प्रॉब्लम्स हैं यहाँ पर, अनएम्प्लॉयमेंट जैसी प्रॉब्लम है। इंडिया अपना डेमोग्राफिक डिविडेंड अच्छे से इस्तेमाल नहीं कर पा रहा, ये भी कहा जाता है। 132 क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं द लार्जेस्ट डायमंड माइन इज इन। तो बोलते हैं सबसे बड़ी हीरे की खदान जो है वो कहाँ पर स्थित है? लार्जेस्ट डायमंड माइन जो है वो साउथ अफ्रीका में जो है वो स्थित है। ऑप्शन ए साउथ अफ्रीका जो है वो सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं व्हेन डू द साउथ वेस्ट मानसून विंड्स ब्लो इन इंडिया। तो बोलते हैं कि भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून पवनें कब बहती हैं? भारत में जो दक्षिण पश्चिम मानसून पवनें बहती हैं वो बहती हैं जून से सितंबर के महीने में। 133 का ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है, ये ध्यान रखना है यहाँ से। और दो टाइप फसलें होती हैं, एक राबी फसलें होती हैं, एक खरीफ फसलें होती हैं। आप मुझे बताइए कि जो खरीफ की फसलें हैं वो कब बोई जाती हैं और कब जो है वो काटी जाती हैं? यहाँ से लिंक हो जाएगा, थोड़ा थोड़ा मतलब जोड़ सकते हैं। 134 देखिए, बोलते हैं द वेट हिल्स फॉरेस्ट आर फाउंड इन। तो बोलते हैं आर्द्र पहाड़ी वन पाए जाते हैं। बोलते हैं जो आर्द्र पहाड़ी वन जो हैं वो पाए जाते हैं वो नीलगिरी की पहाड़ियों में पाए जाते हैं। 134 का ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा, नीलगिरी की पहाड़ियों में पाए जाते हैं। नीलगिरी के बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है कि नीलगिरी की जो पहाड़ियाँ हैं उनका हाईएस्ट पॉइंट कौन सा है? तो वो है डोडा बीटा। डोडा बीटा ध्यान रखना है। अगले क्वेश्चन में देखिए क्या बोला गया है, बोला गया है विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोजेक्ट इज एडमिनिस्ट्रेड बाय मोर देन वन स्टेट। तो ऐसी कौन सी परियोजना है इनमें से जो एक से ज़्यादा स्टेट्स के द्वारा एग्जीक्यूट की जाती है? तो इनमें से ऑप्शन सी भाखड़ा नंगल डैम जो है वो एक से ज़्यादा स्टेट्स के द्वारा एग्जीक्यूट किया जाता है। आपको पता है हिमाचल, पंजाब, राजस्थान, दिल्ली, ये सभी जो हैं यहाँ पर कहीं ना कहीं पर यहाँ से सुविधाएं लेते हैं और एग्जीक्यूशन की पावर भी जो है वो कहीं ना कहीं पर रखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए 136 क्वेश्चन, बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट प्रोमिनेंट क्रॉप ऑफ ड्राई क्रॉप फार्मिंग इन इंडिया। तो बोलते हैं भारत में निम्न में से कौन सी शुष्क फसल खेती की सबसे प्रमुख फसल है?
भारत में जो शुष्क फसल खेती की सबसे प्रमुख फसल है इनमें से वो कौन सी है, वो है 136 का ऑप्शन बी बाजरा। बाजरा जो है वो ध्यान रखना है। अभी 2023 जो है वो चला हुआ है, 2023 चला हुआ है, तो 2023 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स भी जो है वो घोषित किया गया है और इंडिया के कहने पर किया गया है। और इंडिया के कहने पर जब किया गया है तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। यूनाइटेड नेशन में इंडिया ने ये प्रस्ताव रखा था यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में, जिसको एक्सेप्ट कर लिया गया और 2023 को डिक्लेयर कर दिया गया। अगला क्वेश्चन देखिए 137 क्वेश्चन बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स इज नोन एज सौरो ऑफ बिहार। तो सौरो ऑफ बिहार किसको कहते हैं? सौरो ऑफ बिहार के नाम से एक नदी जानी जाती है जिस नदी का नाम है कोसी नदी। कोसी नदी सौरो ऑफ बिहार है। सौरो ऑफ बंगाल दामोदर नदी को कहते हैं। हिमाचल में जो रिवर ऑफ सौरो है, जो सवां नदी ऊना में बहती है, वो है। नीम ट्री इज नेटिव ऑफ, तो नीम जो है का जो पेड़ है वो कहाँ का मूल वतन है इसका जो मूल वतन माना जाता है म्यांमार को माना जाता है। ऑप्शन बी सही आंसर रखना, याद ध्यान रखना। अगले 39 क्वेश्चन में बोलते हैं 139 में मथुरा रिफाइनरी रिसीव्ड क्रूड ऑयल फ्रॉम। मथुरा जो रिफाइनरी है वो कच्चा तेल प्राप्त करती है, परंतु कहाँ से करती है बोलते हैं, तो ये इनमें से कहीं से भी नहीं करती। 139 का ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। 140 में बोलते हैं, तो बोलते हैं स्टेट हैविंग लोएस्ट लिटरेसी रेट अमंग वुमेन इज, तो महिलाओं में सबसे कम साक्षरता दर जो है वो कहाँ पर है। 140 का जो है वो ऑप्शन बी बिहार जो है वो सही आंसर हो जाएगा, बिहार में है, ये ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन देखिए जी क्या बोलते हैं, यहाँ पर बोलते हैं द रिफ्लेक्टेड अमाउंट ऑफ रेडिएशन बैक टू स्पेस इज कॉल्ड। तो बोलते हैं कि आकाश में वापिस जाने वाली विकिरण की परिवर्तित मात्रा कहलाती है, तो उसको क्या कहते हैं? उसको एल्बिडो ऑफ अर्थ कहा जाता है। ऑप्शन ए सही आंसर है। ये क्वेश्चन यूपीएससी में भी इस तरह से थोड़ा सा डिफरेंट फॉर्म में पूछा गया है, परंतु ध्यान रखना कि यूपीएससी में भी इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एचएस में तो इंपॉर्टेंट हुए ही, बाकी टीजीटी पीजीटी सब इंस्पेक्टर जो भी एग्जाम की तैयारी आप कर रहे हैं डेफिनेटली इस तरह के क्वेश्चंस बनेंगे। 131 क्वेश्चन में देखिए बोलते हैं द ओशियन विच हैज़ द ग्रेटेस्ट डेप्थ इज, तो बोलते हैं ओशियन जिसकी सबसे ग्रेटेस्ट डेप्थ है वो कौन सा है, वो है पैसिफिक ओशियन। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर होगा। ओशियंस की जब हम बात करते हैं, समंदरों की, महासागरों की जब हम बात करते हैं, तो देखो आपको अच्छी तरह से पता होना चाहिए कि लार्जेस्ट ओशियन जो है वो पैसिफिक ओशियन ही है। और उसी तरह आपको क्या पता होना चाहिए कि स्मॉलेस्ट ओशियन जो है वो कौन सा है, स्मॉलेस्ट ओशियन की भी जानकारी होनी चाहिए। तो स्मॉलेस्ट ओशियन जो है वो है आर्कटिक ओशियन, उसका भी ध्यान रखिए। तो ये दो तीन क्वेश्चन यहाँ से हो गए। अगला क्वेश्चन देखिए 132 क्वेश्चन बोलते हैं विच इज द स्मॉलेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड इन टर्म ऑफ पॉपुलेशन। तो स्मॉलेस्ट कंट्री पूछी गई है वर्ल्ड की इन टर्म ऑफ वो भी पॉपुलेशन पूछी गई है। तो 132 का ऑब्वियसली ऑप्शन डी वेटिकन सिटी जो है वो सही आंसर है। वेटिकन सिटी स्मॉलेस्ट कंट्री है और ये इन टर्म ऑफ पॉपुलेशन जो है वो स्मॉलेस्ट कंट्री है। वेटिकन सिटी जो है ये यूरोपियन कंट्री है और इसकी कैपिटल जो है वो वेटिकन में ही स्थित है। वेटिकन सिटी ही इसकी कैपिटल का नाम है। यहाँ पर मोनाको दिया गया है, मोनाको की कैपिटल भी जो है वो मोनाको में ही स्थित है। आइसलैंड दिया गया है, आइसलैंड की जो कैपिटल है वो रेयाकविक है, रेयाकविक जो है वो आइसलैंड की कैपिटल है। यहाँ पर सेचेल्स दिया गया है, सेचेल्स ये कुछ टाइम पहले खबरों में था। सेचेल्स की जो कैपिटल है वो कहाँ पर है? विक्टोरिया जो है इसकी कैपिटल है। ये कंट्रीज़ क्यों खबरों में थी? क्योंकि ये कंट्री उन कंट्रीज़ में से एक आती है जहाँ पर आप कह लीजिए कि टैक्स की कोई समस्या नहीं है, तो इनको टैक्स हेवन कंट्रीज़ के नाम से भी जाना जाता है। 133 क्वेश्चन देखिए 133 में बोलते हैं यहाँ पर पेलाजिक फिशेज आर फाउंड इन, तो बोलते हैं पेलाजिक मछलियाँ कहाँ पर पाई जाती हैं। अगर हम पेलाजिक मछलियों की बात करते हैं तो 133 का ऑप्शन सी ओपन ओशियन जो है वो सही आंसर हो जाएगा। ओपन ओशियन में जो है ये पाई जाती है। 134 देखिए बोलते हैं द नेशनल सिंबल 134 देखिए बोलते हैं लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ सिल्वर इन दी वर्ल्ड इज, तो बोलते हैं विश्व में चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक कौन सा देश है। तो चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक जो है वो मैक्सिको है। 134 का ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर आ जाएगा। और 135 देखिए यहाँ पर बोलते हैं द नेशनल सिंबल ऑफ नीदरलैंड इज, तो नीदरलैंड का नेशनल सिंबल जो है वो पूछा गया है। तो 134 का जो है वो ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है। 134 का हो गया है, सॉरी 135 हम डिस्कस कर रहे हैं, तो ऑप्शन ए ट्यूलिप जो है वो सही आंसर आ जाएगा। ट्यूलिप जो है वो नेशनल सिंबल है। अगला क्वेश्चन देखिए 136 क्वेश्चन बोलते हैं द मोस्ट पॉपुलस कंट्री ऑफ साउथ ईस्ट एशिया इज, तो बोलते हैं
साउथ ईस्ट एशिया, ये दक्षिण पूर्व एशिया का सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है? तो साउथ ईस्ट एशिया का जो सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश है वो इंडोनेशिया है। ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है। अच्छा, इंडोनेशिया तो है, इंडोनेशिया की कैपिटल कहाँ पर स्थित है ये भी पता होना चाहिए। तो इंडोनेशिया की जो कैपिटल है वो जकार्ता इंडोनेशिया की कैपिटल हो गई। 137 क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं विच स्ट्रेट सेपरेट इंडिया फ्रॉम श्रीलंका। तो इंडिया को जो जलडमरू मध्य जो है वो श्रीलंका से अलग करता है वो कौन सा है? देखो, इंडिया को जो श्रीलंका से अलग करता है वो है पाक स्ट्रेट। 137 का ऑप्शन ए 137 का ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या पूछते हैं? अगले क्वेश्चन में पूछते हैं 138 में, बोलते हैं द वेस्टर्न लिटोरल बिटवीन दमन एंड गोवा इज कॉल्ड। तो बोलते हैं दमन और गोवा के बीच में पश्चिमी तट कहलाता है। तो दमन और गोवा के बीच में जो पश्चिमी तट है उसको जो है वो कोंकण कहते हैं। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है, कोंकण उसको कहा जाता है। उड़ीसा, उड़ीसन बोलते हैं किसकी ट्राइब्यूटरी है? उड़ीसन किसकी सहायक नदी है? तो 139 का ऑप्शन सी नर्मदा जो है वो सही आंसर, नर्मदा की सहायक नदी है उड़ीसन, ये आपने ध्यान रखना है। 140 देखिए, बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग डैम्स प्रोजेक्ट इज नॉट सिचुएटेड इन गुजरात। तो बोलते हैं निम्नलिखित में से कौन सी बांध परियोजना गुजरात में स्थित नहीं है? जब नहीं आपसे पूछा गया है तो तवा परियोजना जो है वो गुजरात में स्थित नहीं है। ऑप्शन डी सही आंसर हो गया। तो ये परियोजना फिर कहाँ पर, किस स्टेट में स्थित हुई? ये मध्य प्रदेश में जो है वो स्थित है। एमपी मध्य प्रदेश में जो है ये स्थित है, ये ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं पार्ट 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डील्स विद। तो भारतीय संविधान का जो भाग 4 है वो किसके साथ जो है वो डील करता है? भारतीय संविधान का पार्ट सी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है। इसको डीपीएसपी भी जो है वो बोला जाता है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, इसके साथ ये डील करता है। फंडामेंटल राइट के साथ पार्ट 3 जो है वो डील करता है। आपने ध्यान रखना है पार्ट 4 डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के साथ डील करता है। पार्ट 4A भी है एक, ये फंडामेंटल ड्यूटीज़ के साथ जो है वो डील करता है। और उसी तरह आपने ध्यान रखना है कि सिटीजनशिप के साथ पार्ट 2 जो है वो डील करता है, ये सिटीजनशिप का पार्ट 2 है। और यूनियन एग्जीक्यूटिव की जब बात की जा रही है तो यूनियन एग्जीक्यूटिव के साथ जो है वो कौन सा पार्ट डील करता है? पार्ट 5 जो है वो यूनियन लेवल पर जो है वो गवर्नमेंट का डील करता है। 142 क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं मास्टर प्लान ऑफ नेशनल कैपिटल रीजन वाज अप्रूव्ड बाय। तो बोलते हैं जो एनसीआर का जो मास्टर प्लान था उसको अनुमोदित किया गया था, कब किया गया था? 142 का ऑप्शन बी 1962 जो है वो सही आंसर है। मास्टर प्लान ऑफ एनसीआर नेशनल कैपिटल रीजन जो था ये अप्रूव हुआ 1962 में। 142 का बी सही आंसर है। 143 में बोलते हैं इन इंडिया द प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड बाय। भारत में प्रेसिडेंट किसके द्वारा इलेक्ट किया जाता है? तो आपको पता है भारत में प्रेसिडेंट जो है वो सिंगल ट्रांसफरेबल वोट के द्वारा जो है वो इलेक्ट किया जाता है। ऑप्शन सी सही आंसर हो गया। हम क्या करते हैं? हम चुनकर भेजते हैं एमएलए, हम चुनकर भेजते हैं एमपी। तो ये जो एमएलए और एमपी होते हैं यही वोट करते हैं प्रेसिडेंट के लिए और प्रेसिडेंट जो है वो चुने जाते हैं। जब द्रौपदी मुर्मू प्रेसिडेंट बनी थी ना तो उस टाइम ये सारा प्रोसेस हमने समझा था, सारा प्रोसेस हमने जाना था। 144, अगर आप डेली वीडियोस देखते हैं ना तो इस तरह के क्वेश्चन तो वैसे ही क्लियर हो जाते हैं चलते फिरते ही। 144 में बोलते हैं यूनियन कैबिनेट इज पर्सनली रिस्पॉन्सिबल टू। तो यूनियन कैबिनेट, संघ कैबिनेट किसके लिए व्यक्तिगत रूप से जवाबदेह है? संघ कैबिनेट जो है वो व्यक्तिगत रूप से जवाबदेह होती है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के लिए। ऑप्शन सी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है वो सही आंसर है। 144 का ऑप्शन सी सही आंसर हो गया। 145 में बोलते हैं द फर्स्ट वुमेन स्पीकर ऑफ लोकसभा वॉज। तो भारत जो लोकसभा की पहली महिला स्पीकर थी वो कौन थी? तो लोकसभा की पहली महिला स्पीकर जो था वो थी मीरा कुमार। ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर है, ये पहली महिला स्पीकर थी लोकसभा की। आपने ये भी साथ में ध्यान रखना है कि हिमाचल प्रदेश विधानसभा की पहली जो महिला स्पीकर थी वो कौन थी? वो थी श्रीमती शीला कौल, उनका नाम आप ध्यान रखना। 146 में देखिए, बोलते हैं लाइब्रेरियन कमीशन इज रिलेटेड टू। तो बोलते हैं लाइब्रेरियन नहीं, लिबरहान कमीशन है ये। लिबरहान कमीशन जो है वो किससे संबंधित है? लिबरहान कमीशन की अगर हम बात करते हैं तो ये बाबरी मस्जिद डेमोलिशन से संबंधित है। 146 का ऑप्शन सी सही आंसर है। परंतु ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप इसको कह सकते हैं। तो लिबरहान कमीशन ध्यान रखना। 147 देखिए, बोलते हैं व्हेन वाज द डेसिमल कॉइनेज सिस्टम इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया। तो भारत में बोलते हैं दशमलव मुद्रा प्रणाली कब लागू हुई थी? भारत में जो डेसिमल कॉइनेज सिस्टम इंट्रोड्यूस हुआ था 147 का ऑप्शन सी 1957 में ये इंट्रोड्यूस हुआ। ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर है।
अगला क्वेश्चन देखिए 148, बोलते हैं हेडक्वार्टर ऑफ आरबीआई इज लोकेटेड एट। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना आपको पता है 1935 में हुई, इसको 1949 में नेशनलाइज किया गया और इसका जो हेडक्वार्टर है वो स्टिल मुंबई में ही जो है वो स्थित है, मुंबई में जो है वो स्थित है। आरबीआई का रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इसको कहते हैं। आगे 149 में बोलते हैं रिकमेंडेशन ऑफ कैलकर टास्क फोर्स इज एसोसिएटेड विद। तो बोलते हैं कैलकर कार्यदल की जो अनुशंसाएं थी वो किससे संबंधित थी। कैलकर कमेटी गठित की गई, इसकी जो रिकमेंडेशन थी वो टैक्स से संबंधित थी, टैक्स रिफॉर्म, टैक्सेस, ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा जाता है। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं 150 में वर्ल्ड बैंक हेल्प कंट्रीज विद लोन्स फॉर द पर्पस ऑफ। तो बोलते हैं विश्व बैंक किस उद्देश्य के लिए देशों को ऋण देकर सहायता करता है। देखो जितने भी कंट्रीज हैं सभी वर्ल्ड बैंक से जो है वो लोन लेती हैं, जिसको ज़रूरत पड़ती है वो टाइम टू टाइम लोन लेती रहती है, अलग अलग प्रोजेक्ट फिर वहाँ से चलते हैं। तो 150 का ऑप्शन है सही आंसर है फॉर द रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। कोई भी रिकंस्ट्रक्शन करनी है, डेवलपमेंट का कार्य है तो उसके लिए वर्ल्ड बैंक से लोन लिया जाता है, वर्ल्ड बैंक लोन देता है और कार्य होते हैं। और वर्ल्ड बैंक की स्थापना कब की गई? 1944 में इसकी स्थापना की गई। अगर हम वर्ल्ड बैंक की हिस्ट्री जानते हैं थोड़ा सा तो वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर जो है वो ज़रूरी हो जाता है जानना। वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर जो है वो कहाँ पर स्थित है? वॉशिंगटन डीसी में जो है वो इसका हेडक्वार्टर स्थित है, ये ध्यान रखना। आगे रीजनिंग के क्वेश्चन, देखो रीजनिंग के क्वेश्चन मैं आंसर बताता रहता हूँ आपको, और अगर आपके पास टाइम हो, अगर आप अपने ब्रेन स्टॉर्मिंग थोड़ी सी करना चाहते हैं तो प्रैक्टिस कर लेना। 151 का जो है वो ऑप्शन ए सही आंसर है, हिज सन, उसके पुत्र का। और 152 में कोडिंग जब आपको करनी है तो ऑप्शन बी लव जो है वो सही आंसर हो जाएगा। 153 का ऑप्शन ए एल जो है वो सही आंसर है। उसका सीधा आप 64 क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं हु हैज़ ऑथर्ड द बुक अहिंसा विच शेड्स लाइट ऑन इंडियाज़ फ्रीडम स्ट्रगल। तो बोलते हैं भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष पर प्रकाश डालने वाली पुस्तक अहिंसा के लेखक कौन है? तो अहिंसा ये किताब है, इसके लेखक जो है वो ऑप्शन सी सुप्रिया कैलकर है, ऑप्शन सी सही आंसर है। 165 में बोलते हैं प्रिजनर, इंग्लिश का क्वेश्चन है, प्रिजनर वॉज बाउंड डैश अ चेन, प्रिजनर वॉज बाउंड विद अ चेन। 165 का ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर हो जाएगा। 166 में बोलते हैं मीनिंग ऑफ द ईडियम दिया गया है स्पिक एंड स्पैन। तो बहुत बार हमने पढ़ा है स्पिक और स्पैन ईडियम, इसका मतलब होता है नीट एंड क्लीन, ऑप्शन बी सही आंसर है। साइनोनियम पूछा गया है आपसे आगे एक्वेस का, तो एक्वेस का मतलब होता है संतुष्ट होना, तो इसका जो साइनोनियम सिमिलर मतलब होगा वो होगा क्वाइट सबमिशन, ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर है 167 का। 168 में बोलते हैं आकू से प्रत्यय बनता है, तो आकू से जो है वो कौन सा प्रत्यय जो है वो बनता है? आकू से लड़ाकू प्रत्यय जो है वो बनता है। व्युत्पत्ति का संधि विच्छेद करना है 169 का, वी प्लस उत्पत्ति जो है वो सही आंसर होगा। 170 में बोलते हैं इनमें से क्रिया विशेषण है, तो इनमें से क्रिया विशेषण जब आपसे पूछा गया है तो 170 का ऑप्शन बी धीरे धीरे जो है ये एक क्रिया विशेषण का उदाहरण है, इसको आप ध्यान रखें ज़रूर। आगे क्वेश्चन में बोलते हैं 141 में, यहाँ पर बोलते हैं हु एक्टेड एज द चेयरमैन ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूट असेंबली। जो कॉन्स्टिट्यूट असेंबली थी इसके चेयरमैन कौन थे पूछा गया है। संविधान सभा की जो प्रारूप समिति थी इसके चेयरमैन थे डॉक्टर BR अम्बेडकर। तो कॉन्स्टिट्यूट असेंबली जो थी इसके कुछ अलग अलग कमेटीज़ हुई, हर बार मैं बताता हूँ। यूनियन पावर कमेटी जवाहरलाल नेहरू इसके चेयरमैन हुए, ड्राफ्टिंग कमेटी डॉक्टर BR अम्बेडकर इसके चेयरमैन हुए, स्टीयरिंग कमेटी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो था वो इसके चेयरमैन हुए। ये 2 कमेटीज़ तो आप ऐसे ही याद रखें, कभी भी कहीं पर भी आपसे पूछी जाए तो पता होनी चाहिए। 142 क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट कमेटी ऑफ पार्लियामेंट। तो बोलते हैं पार्लियामेंट की जो लार्जेस्ट वन कमेटी है वो कौन सी है? कमेटीज में एस्टिमेट कमेटी जो है वो लार्जेस्ट वन कमेटी जो है वो आती है पार्लियामेंट की। 142 का ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है। उसी तरह 143 क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं फैमिली कोर्ट डिसाइड डिस्प्यूट रिलेटिंग टू। तो फैमिली कोर्ट आपने बहुत बार सुना होगा, खबरों में चर्चा होती रहती है, न्यूज़पेपर में, टीवी पे। तो ये फैमिली कोर्ट किस तरह के डिस्प्यूट्स को डिसाइड करता है? तो मैरिज से संबंधित, मैरिज अफेयर, विवाह के जो मामले होते हैं उनको ये जो है वो रिलेट करता है, इनसे ये रिलेट करता है। 144 में बोलते हैं द सोर्स ऑफ मैक्सिमम इनकम टू पंचायती राज इंस्टीट्यूशन इज। तो बोलते हैं ना कि सोर्स जो पंचायती राज संस्थाओं का सबसे ज़्यादा है, महत्वपूर्ण स्रोत है, वो कौन सा है? वो है गवर्नमेंट ग्रांट। गवर्नमेंट के द्वारा जो ग्रांट दी जाती है ना वहीं से पंचायती राज इंस्टीट्यूट चलते हैं। आपको पता है पंचायतों में कोई हैवी टैक्सेस नहीं होते जहाँ से ये रेवेन्यू जनरेट कर पाएँ,
हालांकि कुछ पंचायतें ऐसी होती हैं जहां पर जो बेनिफिट में चली होती हैं, परंतु गवर्नमेंट की एक ग्रांट जो होती है उसकी बहुत आवश्यकता जो है इनको पड़ती है। महात्मा गांधी ने ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत का जो बात कही थी वो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में आती है और आर्टिकल नंबर 40 में जो है वो आती है। 145 देखिए, बोलते हैं द प्रेसिडेंट रूल इम्पोज्ड फॉर द पीरियड ऑफ, प्रेसिडेंट का रूल जो है वो कितने समय के लिए जो है वो लगाया जा सकता है। 145 का ऑप्शन बी 6 महीने के लिए जो है ये लगाया जा सकता है। ऑप्शन बी 6 मंथ जो है वो सही आंसर होगा। 6 मंथ के लिए प्रेसिडेंट रूल, राष्ट्रपति शासन जो है वो लगाया जा सकता है। 146 देखिए, बोलते हैं फर्स्ट फुली इंडियन बैंक की, तो पहला पूर्णतः भारतीय बैंक कौन सा है। जो पूर्णतः भारतीय बैंक हुआ वो हुआ पंजाब नेशनल बैंक। ऑप्शन ए सही आंसर है। आपको पता है रीजनल रूरल बैंक जो है, जो ग्रामीण बैंक है, उसको कौन स्पॉन्सर करता है हिमाचल में? पंजाब नेशनल बैंक ही जो है वो स्पॉन्सर करता है, ये आपको पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं 146 के बाद 147 क्वेश्चन में बोलते हैं विच वन ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म द लार्जेस्ट शेयर ऑफ डेफिशिएट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बजट। तो बोलते हैं निम्नलिखित में से कौन सा भारत सरकार के बजट में घाटे का सबसे बड़ा हिस्सा होता है। तो भारत सरकार में घाटे का जो सबसे बड़ा हिस्सा होता है वो होता है फिस्कल डेफिसिट। ऑप्शन सी सही आंसर है। राजकोषीय घाटा जो है वो सबसे बड़ा हिस्सा होता है। 148 में बोलते हैं व्हाट वाज द फर्स्ट ईपीजेड सेटअप इन कंदला। तो बोलते हैं कंदला में प्रथम ईपीजेड जो था वो स्थापित किया गया था, ये कब स्थापित किया गया था? ये ईपीजेड क्या हुआ? ईपीजेड का पूरा नाम अगर आपको पता हुआ ना तो आप थोड़ा सा इसको सॉल्व कर पाएंगे। तो ईपीजेड जो है इसका पूरा नाम होता है एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन। तो एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन पहला जो कंदला में स्थापित किया गया वो 1965 में किया गया। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। 149 में बोलते हैं फर्स्ट इंडियन ग्रीन रेवोल्यूशन इज द मोस्ट सक्सेसफुल इन विच ऑफ द फॉलोइंग। तो बोलते हैं भारतीय हरित क्रांति निम्नलिखित में से किस में सर्वाधिक सफल रही। तो भारत में जब ग्रीन रेवोल्यूशन आई ना 1960s में, MS स्वामीनाथन जिसको इसका फादर कहा जाता है, तो इससे सबसे ज़्यादा फर्क जो पड़ा वो किसकी प्रोडक्शन में पड़ा? व्हीट और राइस की प्रोडक्शन में पड़ा। पंजाब, उत्तर प्रदेश जैसे स्टेट जो था यहाँ से बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल हुए। अब पंजाब में व्हीट और राइस, खासकर राइस बहुत ज़्यादा उगाया जाता है, तो ये पानी की खपत भी बहुत ज़्यादा करता है पंजाब, जो आने वाले टाइम में एक चिंता का विषय भी है। 150 क्वेश्चन देखिए, 150 में बोलते हैं द डिफरेंस बिटवीन GNP एंड NNP इज इक्वल टू। तो GNP और NNP के बीच में जो डिफरेंस होता है उसको क्या कहते हैं? उसको कैपिटल डेप्रिसिएशन जो है वो कहा जाता है। अब ये GNP क्या हुआ, NNP क्या हुआ, ये आपको पता होना चाहिए। अगर हम GNP और NNP की बात करते हैं तो NNP होता है नेट नेशनल प्रोडक्ट और GNP होता है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। तो ये आप ध्यान रखिए, नेट नेशनल प्रोडक्ट और ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। अगला आपको पता है रीजनिंग का क्वेश्चन है। तो रीजनिंग के क्वेश्चन की जब भी हम बात करते हैं तो मैंने आपको बताया है कि आप सॉल्व कर देना, अगर आप चाहें तो सॉल्व कर सकते हैं। ब्रेनस्टॉर्मिंग थोड़ी सी हो जाएगी और आंसर मैं आपको बता देता हूँ। तो हम बात कर रहे हैं अभी क्वेश्चन नंबर 151 की। इसका जो सही आंसर होगा 151 का वो होगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। उसी तरह 152 की अगर हम बात करेंगे तो 152 का जो है वो सही आंसर है ऑप्शन सी। ऑप्शन सी 21 सही आंसर है। 153 का ऑप्शन ए 24 जो है वो सही आंसर है। और हम बात करते हैं 154 की, तो 154 करंट अफेयर का क्वेश्चन है। 165 का होगा। 166 में बोलते हैं एंटोनियम बताना है सॉफ्ट का। तो सॉफ्ट का एंटोनियम क्या हो सकता है? हार्ड जो है इसका एंटोनियम होगा। सॉफ्ट और हार्ड आपको पता है। करेक्टली स्पेलिंग आपको बताने हैं क्योरम की। तो कोरम आपने पॉलिटी में पढ़ा होगा। 167 का ऑप्शन बी सही आंसर है, QUORUM। शायद ये स्टेनोटाइपिस्ट या क्लरिकल में एक बार पूछा गया है। अति का विपरीतार्थ क्या होता है? अति का विपरीतार्थ 168 की अगर हम बात करेंगे तो अल्प जो है, अति अल्प आपने सुना होगा, अल्प इसका विपरीतार्थ जो है वो होता है। आगे है मुहावरा। महल के भीतर का, अच्छा मुहावरा नहीं है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है। महल के भीतर का भाग जो है वो क्या कहलाता है? महल के भीतर का जो भाव है वो अंतरपुर कहलाता है। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। 170 में बोलते हैं झगोड़ा क्या है? झगोड़ा जो है एक तरह का विशेषण है। ऑप्शन बी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। विशेषण है झगोड़ा, ये ध्यान रखिए।
अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में बोलते हैं हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन वाज एस्टेब्लाइज्ड इन विच ईयर। तो बोलते हैं हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन जो कि शिमला में है, या आप कह लीजिए जिसका हेडक्वार्टर शिमला में स्थित है, उसकी स्थापना जो था वो कब की गई थी? उसकी स्थापना 1971 में की गई थी। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट की स्थापना भी 1971 में ही की गई थी। 167 क्वेश्चन देखिए, लिटरेसी रेट पूछा गया है हिमाचल प्रदेश का। तो बड़ा ही कॉमन क्वेश्चन है, हिमाचल का लिटरेसी रेट है 82.80। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर होगा 167 का। और 168 देखिए, बोलते हैं हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी वाज एस्टेब्लाइज्ड इन विच ईयर। तो हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय जो है इसकी स्थापना कब की गई थी? इसकी स्थापना जो था वो की गई थी 1970 में। ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर है। 1970 में हिमाचल प्रदेश 1970 में हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी की स्थापना की गई। हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी समरहिल शिमला में स्थित है। इसी तरह की एक यूनिवर्सिटी मंडी में भी बनाई गई है, जिसको नाम दिया गया है सरदार पटेल यूनिवर्सिटी। ये आप ध्यान रखिए। और अगला क्वेश्चन है सिल्लारू स्टेडियम इज एसोसिएटेड विद विच स्पोर्ट्स। तो बोलते हैं सिल्लारू स्टेडियम जो है वो कौन सी खेल से संबंधित है? सिल्लारू स्टेडियम जो है ये हॉकी से संबंधित है। ऑप्शन सी सही आंसर है, इंपॉर्टेंट स्टेडियम है। इसी तरह के अलग अलग स्टेडियम जो है वो हिमाचल प्रदेश में है। आपको पता है धर्मशाला में भी एक बड़ा नेशनल लेवल का स्टेडियम है, जहाँ पर नेशनल और इंटरनेशनल लेवल के मैच जो हैं वो होते रहते हैं, जिसको जो हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन के तहत जो है वो आता है। 170 देखिए, बोलते हैं विच प्लेस इन हिमाचल प्रदेश इज़ फेमस फॉर हेली स्कीइंग। तो हेली स्कीइंग के लिए जो है वो हिमाचल प्रदेश का कौन सा स्थान जो है वो फेमस है? तो 170 क्वेश्चन का जो है वो ऑप्शन डी मनाली जो है वो सही आंसर है। मनाली हेली स्कीइंग के लिए जो है वो फेमस है। कल भी है, परसों हमने HPGK में पढ़ा था क्वेश्चन, कुफरी था जिसका आंसर, जो स्की के लिए जो है वो सबसे पुराना स्थान माना जाता है आइस स्की के लिए। 171 क्वेश्चन देखिए, अशोक का जो रॉक एडिक्ट है उसके बारे में है ये क्वेश्चन। बोलते हैं विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द लॉन्गेस्ट रॉक एडिक्ट ऑफ अशोका। तो बोलते हैं निम्नलिखित में से कौन सा एक अशोक का सबसे लंबा शिलालेख है? तो अशोक का जो सबसे लंबा शिलालेख है वो कौन सा है? वो है ऑप्शन सी, रॉक एडिक्ट नंबर 14। ये XIV जो है ये सही आंसर होगा। रॉक एडिक्ट नंबर 14 ये अशोक का सबसे लॉन्गेस्ट शिलालेख जो है वो माना गया। अशोक के शिलालेखों के बारे में हमने स्टार्टिंग में ही पढ़ लिया था। 72 में बोलते हैं विच वन ऑफ द फॉलोइंग रूलर वॉज अ पैट्रन एज वेल एज फ्रेंड ऑफ चरका। तो बोलते हैं निम्नलिखित में से कौन सा शासक जो था वो चरक का आश्रयदाता के साथ साथ मित्र भी था? तो देखो, चरक जो था वो विद्वान हुआ करते थे किसके कार्यकाल के दौरान? कनिष्क के कार्यकाल के दौरान। कनिष्क ने जो था वो शक संबत भी स्टार्ट करवाया था। कनिष्क जो था एक कुषाण शासक जो था वो था। और आप ध्यान रखिए कि क्वेश्चन पूछा जाए कि चरक किसके कार्यकाल के दौरान विद्वान थे, तो कनिष्क के कार्यकाल के दौरान ये विद्वान हुए। 73 में बोलते हैं विच गॉड डिड नॉट फॉर्म अ पार्ट ऑफ पंचदेव। तो बोलते हैं पंचदेव का पार्ट कौन से भाग इनमें से नहीं है, कौन से देवता? तो 73 का ऑप्शन सी इंद्र जो है वो पंचदेव का भाग नहीं है। इसके अलावा ब्रह्मा, विष्णु, गणपति जो है ये पंचदेवों के पार्ट है। पंचदेवों में जो है वो कौन कौन से आए? पंचदेवों में जो है वो विष्णु आ गए, ब्रह्मा आ गए, गणेश आ गए। इनके अलावा जो है वो देवी भी यहाँ पर आते हैं और सूर्य भी यहाँ पर आते हैं, ये ध्यान रखिए। अगला क्वेश्चन देखिए, भगवान शिव को भी यहाँ पर इंक्लूड किया जाता है वैसे। 174 क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं विच वॉज नॉट वन ऑफ प्रिंसिपल आइटम ग्रोन इन चेरा किंगडम। तो बोलते हैं जो चेरा साम्राज्य था उस साम्राज्य में जो था वो कौन सी वस्तु प्रमुख रूप से नहीं उगाई जाती थी? उस साम्राज्य में प्रमुख रूप से व्हीट, गेहूं जो था वो नहीं उगाया जाता था। ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। 75 देखिए, 75 में बोलते हैं इन विच पीरियड डिड द टू फेमस स्कूल्स ऑफ स्कल्पचर एमर्ज। तो बोलते हैं किसके कार्यकाल के दौरान दो प्रसिद्ध मूर्तिकला शैलियों का प्रादुर्भाव हुआ था? देखो, दो प्रसिद्ध मूर्तिकला जो था ये शैलियाँ जो था वो उत्पन्न हुई कुषाण के शासनकाल के दौरान। 75 का ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है। मैंने अभी बताया था कनिष्क जो था एक कुषाण शासक था, इसने शक संबत शुरू किया। चरक जो था वो इसके कार्यकाल के दौरान हुए। अगला 76 क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं द रिलीजियस सेक्ट ऑफ बिंदुसारा वॉज इंटरेस्टेड इन वॉज। तो बोलते हैं बिंदुसार का जो धार्मिक संप्रदाय था वो किस में रुचि दिखाता था? बिंदुसार का जो धार्मिक संप्रदाय था वो आजीविका में जो था वो इंटरेस्टेड था। ऑप्शन डी सही आंसर है। कई बार पूछा जाता है कि कौन से संप्रदाय को बिंदुसार फॉलो करता था? आजीविका संप्रदाय को ये फॉलो करता था। अशोक का आपको पता है बुद्धिज्म को जो था वो फॉलो करता था।
अगला क्वेश्चन देखिए 77 बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग फाउट अगेंस्ट द ईस्टर्न चालुक्य एंड द पल्लवास। तो बोलते हैं निम्नलिखित में से किसने पूर्वी चालुक्य और पल्लवों के विरुद्ध युद्ध किया था। देखो पूर्वी चालुक्य और पल्लवों के विरुद्ध जो था वो युद्ध किया गया था और ये युद्ध राष्ट्रकूट के द्वारा किया गया था। ऑप्शन डी राष्ट्रकूट जो है वो सही आंसर है। राष्ट्रकूट ने किया। 78 देखिए बोलते हैं अमीर खुसरो कंपोज्ड नुसीफिर इन प्रेज ऑफ। तो बोलते हैं अमीर खुसरो ने किसकी प्रशंसा में नौसीफिर की रचना की थी। तो नौसीफिर की रचना पहले किसने की, ये ध्यान रखना है कि इसकी रचना अमीर खुसरो के द्वारा की गई। ये भारत की सराहना में, भारत की प्रशंसा में ही जो था वो इसने की थी। ऑप्शन डी सही आंसर है। अमीर खुसरो इंपॉर्टेंट है और इनका जो नौसीफिर है ये भी इंपॉर्टेंट है, इसकी रचना इन्होंने की थी। अगला क्वेश्चन है 79 क्वेश्चन। 79 क्वेश्चन में बोलते हैं द फर्स्ट सुल्तान टू पे सोल्जर्स इन कैश इंस्टेड ऑफ इक्ता वॉज। तो बोलते हैं पहला सुल्तान कौन था जिसने अपने सैनिकों को इक्ता के स्थान पर नगद भुगतान करना शुरू किया था। तो वो था अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया, इक्ता व्यवस्था जो थी उसको बंद करके जो है वो कैश जो था वो डायरेक्टली नगद भुगतान जो था वो देना शुरू कर दिया था। अलाउद्दीन खिलजी भी जो था वो इम्पोर्टेंट था, परंतु खिलजी वंश की स्थापना किसने की, आप ही कमेंट करके बता दीजिए। रिवीजन जो है वो होता रहेगा। जो क्वेश्चन नहीं आते बस उनका कमेंट करते रहिए, और जिनको क्वेश्चन नहीं आते वो कमेंट में भी देखते रहिए कि क्या सही आंसर किया है। आपको क्वेश्चन याद भी रह जाएंगे और बड़ी बात यह है कि रिवीजन भी होता रहेगा। 80 क्वेश्चन देखिए बोलते हैं हु वॉज द रूलर इन हिस्ट्री ऑफ विजयनगर हु एस्टेब्लाइज्ड हिज अनराइवल्ड स्वे ओवर द साउथ। तो बोलते हैं विजयनगर के इतिहास में वह शासक कौन था जिसने दक्षिण पर अपना अद्वितीय शासन स्थापित किया था। तो वो था कौन, कृष्णदेव राय। ऑप्शन बी सही आंसर है। विजयनगर एम्पायर जो था इसकी राजधानी हम्पी में हुआ करती थी। एक ये क्वेश्चन डायरेक्टली यहाँ से बन जाता है, विजयनगर एम्पायर की कैपिटल कहाँ पर है, हम्पी में इसकी कैपिटल है। 81 में बोलते हैं हु ट्रांसलेटेड महाभारता इनटू पर्शियन ड्यूरिंग अकबर रेन। तो बोलते हैं अकबर के शासनकाल के दौरान जो है वो महाभारत का फारसी अनुवाद किसने किया था। देखो अकबर के शासनकाल के दौरान महाभारत का जो फारसी अनुवाद किया गया था वो किसके द्वारा किया गया, नकीब खान के द्वारा भी किया गया, बदाऊनी के द्वारा भी किया गया और शेख सुल्तान के द्वारा भी किया गया। 81 का ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर है। मैंने कहा है आपको कि मैं आंसर फाइनल आंसर की के अकॉर्डिंग आपको बता रहा हूँ, फिर भी कोई डाउट हो तो ज़रूर चेक करना, फिर कमेंट करके जो है वो बताना। 82 में बोलते हैं विच वन ऑफ द फॉलोइंग वॉज नॉट इम्पोर्टेड बाई यूरोपियन फ्रॉम इंडिया। तो बोलते हैं निम्नलिखित में से कौन सा यूरोपियन द्वारा भारत से आयात नहीं किया जाता था। जब नहीं आपसे पूछा गया है तो भारत से इत्र परफ्यूम जो है वो आयात नहीं किया जाता था। आपको ध्यान रखना है कि इंडिगो हो गया, सेरा हो गया, टेक्सटाइल हो गया, ये सारी चीज़ें जो हैं वो इम्पोर्ट की जाती थी भारत से। अगला क्वेश्चन देखिए हु वॉज द फाउंडर ऑफ स्टेट ऑफ हैदराबाद। तो बोलते हैं हैदराबाद राज्य के संस्थापक जो था वो कौन थे। हैदराबाद राज्य जो है वो इसके संस्थापक कौन थे, चिन कुलिच खान। जो ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर, चिन कलिच खान जो है इसके फाउंडर थे। ऑप्शन बी 83 का ज़रूर ध्यान रखना है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में बोलते हैं हाउ मैनी सिक्स गुरु वर देयर। तो सिख गुरुओं के बारे में पूछा गया है कि कितने सिख गुरु जो हैं वो हुए। टोटल सिख गुरुओं की बात करें जो इंपॉर्टेंट हैं तो ये जो ऑप्शन दिए गए हैं इनमें से तो कोई भी नहीं है, तो ऑप्शन डी नन ऑफ दीज हो जाएगा। मैं काउंट करवाता हूँ सिख गुरु, आप काउंट कर लीजिए। पहले थे गुरु नानक देव, फिर अंगद आए, फिर गुरु अमरदास आए, फिर गुरु रामदास आए, फिर गुरु अर्जन देव आए, फिर गुरु हरगोविंद आए, फिर गुरु हरराय आए, फिर गुरु हरकिशन आए, फिर गुरु तेग बहादुर आए, फिर गुरु गोविंद सिंह जी आए। तो 10 गुरु हुए सिखों के, जो कि ऑप्शन में नहीं दिया गया है। एक बार फिर से रिवाइज कर देता हूँ जल्दी से। गुरु नानक देव, गुरु अंगद, गुरु अमरदास, गुरु रामदास, गुरु अर्जुन देव, गुरु हरगोविंद, गुरु हरराय, गुरु हरकिशन, गुरु तेग बहादुर, गुरु गोविंद सिंह जी। तो ये आप ध्यान रखना। 85 में बोलते हैं विद विच गवर्नर जनरल डिड टीपू सुल्तान फाइट द थर्ड मैसूर वॉर बिटवीन 1790-1792। तो बोलते हैं किस गवर्नर जनरल के साथ 1790-1792 के मध्य में तीसरा मैसूर युद्ध टीपू सुल्तान ने लड़ा था। तो ये टीपू सुल्तान के द्वारा किसके साथ लड़ा गया था, कॉर्नवालिस के द्वारा लड़ा गया था, कॉर्नवालिस के साथ लड़ा गया था। 85 का ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। 86 क्वेश्चन देखते हैं, बोलते हैं व्हेन डिड नादिर शाह इन्वेड इंडिया। तो बोलते हैं नादिर शाह ने कब इन्वेड किया था इंडिया को, कब आक्रमण किया था इंडिया के ऊपर। तो 86 का जो है वो सही आंसर हो जाएगा, बिटवीन 1738 to 1739। कल ही हमने पढ़ा था ये क्वेश्चन, डिटेल में पढ़ा था। और
अगला क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं इन विच ईयर वॉज द ड्यूल गवर्नमेंट एबोलिश्ड। तो बोलते हैं किस वर्ष द्वैग शासन का अंत जो था वो हुआ था। द्वैग शासन का अंत जो था वो 1772 में हुआ था। ऑप्शन सी सही आंसर है। आगे बोलते हैं हु विच वन ऑफ द फॉलोइंग वॉज नॉट अ प्रोमिनेंट लीडर ऑफ ब्रह्मो समाज इन महाराष्ट्र। तो ये क्वेश्चन हमने पहले भी पढ़ा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक महाराष्ट्र में ब्रह्म समाज के प्रमुख नेता के रूप में नहीं थे। तो 88 का ऑप्शन सी ईश्वर चंद्र विद्यासागर जो था वो नहीं थे। अगर हम ब्रह्म समाज की स्थापना की ही बात कर लेते हैं तो ब्रह्म समाज जो था ये 1828 में राजा राम मोहन रॉय जी के द्वारा जो था वो स्थापित किया गया था। राजा राम मोहन रॉय ने जो था वो सती प्रथा के विरुद्ध एक ऐतिहासिक आंदोलन भी किया और इस आंदोलन के फलस्वरूप ही जो था वो 1829 में सती प्रथा को जो था वो निषेध कानून भी जो था वो बनाया गया था। ये ध्यान रखना है। आगे बोलते हैं द मोस्ट ट्रस्टेड एडवाइजर ऑफ एम्परर बहादुर शाह ड्यूरिंग द रिवोल्ट ऑफ 1857 वॉज। तो बोलते हैं 1857 का जब विद्रोह हुआ था तो उस दौरान सम्राट बहादुर शाह के जो सर्वाधिक विश्वसनीय सलाहकार थे वो कौन थे। तो विश्वसनीय सलाहकारों में हकीम असानुल्लाह जो है वो आ जाते हैं। 89 का ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है। जब भी हम 1857 के विद्रोह की बात करते हैं तो यहाँ से सबसे पहले मन में यही आता है कि ये जो 1857 का विद्रोह था ये कहाँ कहाँ पर जो था वो हुआ था। देखो इंडिया के अलग अलग पार्टों में हुआ और जहाँ पर मुख्य रूप से इसका प्रभाव देखने को मिला, मुख्य रूप से इसके कॉन्सिक्वेंसेस देखने को मिले, वो रीज़न जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो हो जाते हैं। अब उन्हीं रीजन्स में पूछा जाता है कि वो रीज़न जो है वो कौन कौन से हैं। तो ये मेरठ से जो था वो 1857 में स्टार्ट हुआ। दिल्ली में बहादुर शाह इसके नेता बने, कानपुर में नाना साहेब तांता टोपे थे, लखनऊ में बेगम हजरत महल थी, झांसी में रानी लक्ष्मीबाई थी और ग्वालियर में तांते टोपे थे, जगदीशपुर में जो था वो कंवर सिंह थे, फैज़ापुर में मौलवी अहमदुल्ला थे और इलाहाबाद में लियाकत अली थे, बरेली में खान बहादुर थे। तो ये इसके लीडर रहे, अलग अलग स्थानों में रहे, ये ध्यान रखिए। मेरठ में सबसे पहले ये स्टार्ट हो गया मेरठ से, ये भी पता है आपको। अगला क्वेश्चन बोलते हैं गांधी जी अराइव्ड इन इंडिया फ्रॉम साउथ अफ्रीका इन द ईयर। तो बोलते हैं गांधी जी जो था वो साउथ अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका से भारत आए थे। कब आए थे? 90 का ऑप्शन डी सही आंसर है। 1915 में। 1915 में तो आए थे, बिल्कुल सही बात है, परंतु एग्जैक्टली कब आए थे, क्योंकि एग्जैक्टली भी इंपॉर्टेंट है। एग्जैक्टली जो था ये आए थे 9 जनवरी को। 9 जनवरी को जो था ये वापस आए थे। और 9 जनवरी आपके लिए क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है? 9 जनवरी आपके लिए इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि इस दिन प्रवासी भारतीय दिवस जो है वो मनाया जाता है। 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका से वापस आए थे और अभी ये मतलब कुछ टाइम से ये स्टार्ट किया है प्रवासी भारतीय दिवस मनाना। तो 2023 में जो प्रवासी भारतीय दिवस था इसकी थीम रखी गई थी। इसकी थीम क्या रखी गई थी? थीम रखी गई थी डायस्पोरा रिलायबल पार्टनर्स फॉर इंडियाज प्रोग्रेस इन अमृतकाल। आपको पता है भारत का अमृतकाल जो है वो चल रहा है, तो अमृतकाल के ऊपर ही बेस्ड इसकी एक थीम भी रख दी गई। और ये हमने क्वेश्चन गिरिराज पत्रिका में भी जो था वो पढ़ा था कि 17th प्रवासी भारतीय दिवस 2023 में इसका वेन्यू कहाँ पर हुआ? इंदौर में जो था वो इसका वेन्यू हुआ, ये पता होना चाहिए। 91 में बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज कार्बोनेशियस रॉक्स। तो इनमें से कौन सी कार्बोनेशियस रॉक की एक प्रकार है? तो अगर कार्बनम चट्टान की हम बात करें तो ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज, कोल, लिग्नाइट और पीट, ये तीनों की तीनों ही जो है वो कार्बोनेशियस रॉक के प्रकार है। 92 में बोलते हैं अ सीरीज ऑफ स्टेप लाइक फॉल्स आर कॉल्ड। तो सीरीज ऑफ सीढ़ीनुमा प्रताप की श्रेणी क्या कहलाती है? ये कहलाती है सोपानी पात। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर हो जाएगा। कैस्केड्स जो है उसको कहते हैं। 93 में बोलते हैं द ओनली फिनोमिना इन विच हीट कैन ट्रेवल थ्रू द रिलेटिव एम्प्टीनेस ऑफ स्पेस इज। तो बोलते हैं वह एकमात्र परिघटना जिसमें उष्मा अंतरिक्ष की सापेक्ष रिक्तता से गुजर सकती है। तो वो 93 का ऑप्शन डी रेडिएशन जो है वो सही आंसर हो जाएगा। आगे 94 देखिए, बोलते हैं साइरस क्लाउड्स आर जनरली फाउंड इन दी हाइट ऑफ। तो साइरस क्लाउड जो है जनरली 6 से 12 किलोमीटर की हाइट में जो है वो पाए जाते हैं, ये ध्यान रखिए। 95 में बोलते हैं द पीरियड ऑफ द नियरेस्ट डिस्टेंस बिटवीन मून एंड अर्थ इज। तो मून और अर्थ की जो मिनिमम कम से कम नियरेस्ट दूरी होती है वो उसको क्या कहते हैं? उसको जो है वो पेरिगी कहा जाता है। उपभू जो है वो उसको कहा जाता है। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है। 96 में बोलते हैं इकोसिस्टम हैज़ विच ऑफ द फॉलोइंग 2 कंपोनेंट। तो इकोसिस्टम में जो 2 मेन कंपोनेंट होते हैं वो बायोटिक और अबायोटिक। ऑप्शन ए सही आंसर है। अबायोटिक और बायोटिक कंपोनेंट जो है वो मुख्य होते हैं, ये आप ध्यान रखिए। 97 में बोलते हैं स्किन कलर इन ह्यूमन बीइंग वेरीज विद। तो स्किन कलर
बोलते हैं कि जो मानव की त्वचा का रंग है वो किसके साथ बदलता है, तो ये टेम्परेचर के साथ जो है वो बदलता रहता है। अलग अलग रीजन का अलग अलग टेम्परेचर होता है और वहाँ के लोगों का कलर भी जो है वो थोड़ा सा वेरिएट जो है वो होता है, थोड़ी सी वेरिएशन जो है उस कलर में भी देखने को मिलती है, ये आपने ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए 98 क्वेश्चन, बोलते हैं शिफ्टिंग कल्टीवेशन इज ऑल्सो नोन एज, तो शिफ्टिंग कल्टीवेशन को किस नाम से जाना जाता है? इसको जो है वो रूडिमेंटल कल्टीवेशन भी कहा जाता है, इसको स्लैश और बर्न कल्टीवेशन भी कहा जाता है, इसको ब्लश फैलो एग्रीकल्चर या फिर कल्टीवेशन भी कहा जाता है। तो ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज जो है वो सही आंसर है 98 का। 99 में बोलते हैं प्रोडक्शन स्पेसिफिकेशन इज फीचर ऑफ, तो प्रोडक्शन स्पेसिफिकेशन जो है वो बोलते हैं किसका एक प्रकार है, लक्षण है, ये लक्षण है किसका? लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज का। ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है। आगे बोलते हैं 100 में बोलते हैं मुंबई, संघाई एंड न्यूयॉर्क आर ऑल इम्पॉर्टेंट, तो मुंबई हो गया, संघाई हो गया, न्यूयॉर्क हो गया, ये इम्पॉर्टेंट क्या है? ये जो है ये इम्पॉर्टेंट पोर्ट टाउन है। 100 का ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है। हमने 100 से कहीं ज़्यादा क्वेश्चन जो है इस वीडियो में डिस्कस किए। एक लंबी क्लास थोड़ी सी आपके लिए हो गई, मैराथन क्लास इसीलिए इसको कह सकते हैं आप। और आप ये भी ध्यान रखिए कि सारे के सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। टेलीग्राम पर अगर आपने अभी तक हमें ज्वाइन नहीं किया है तो अपना टेलीग्राम ओपन कीजिए, वहाँ से सर्च कीजिए @allexam31, आपको हमारा टेलीग्राम चैनल जो है वो मिल जाएगा। यहाँ पर हमें ज्वाइन कर लीजिए, आने वाले एग्जाम्स में डेफिनेटली आपको हेल्प मिलेगी, जैसे कि पहले भी जो है वो मिलती रही है। और टेलीग्राम पर आपको क्विजीज़ मिल जाएंगे, बेशक क्विजीज़ आपको 8 बजे शाम को प्रोवाइड करवाए जाते हैं, एक आधा दिन कई बार मिस हो जाता है। मैराथन क्लास थी तो इस चक्कर में हम नहीं डाल पाए क्विज, परंतु डेफिनेटली आपको रेगुलरली ये मिलते रहेंगे। तो ज्वाइन कर लीजिए अगर अभी तक नहीं किया है। टेलीग्राम चैनल भी, पीडीएफ, क्विजीज़, इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन, हर एक चीज़ यहाँ पर आपको मिल जाएगी। तो इस वीडियो में इतना ही काफ़ी है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग इट वेरी पेशेंसली।